अपना जो रेगुलर क्लासेस है उसमें थोड़ा सा वैरायटी लाते हैं और एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो बर्निंग टॉपिक है। और यहाँ से में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में उन्हीं टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया जाता है जो चर्चा में हो, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से, किसी से भी हो या साइंस से। तो इसी तरह का एक टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये टॉपिक दरअसल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को यानी स्टेट प्रेसिडेंट को या गवर्नर को या राज्यपाल को अपने अंदर समाहित करता है या शामिल करता है। और ये हम लोग इसलिए भी इस पे बात करने वाले हैं क्योंकि हमेशा 2 साल 3 साल पे एक पॉलिटिकल क्राइसिस या राजनीतिक संकट राज्यों में पैदा होते रहता है। और वो पॉलिटिकल क्राइसिस या राजनीतिक संकट है दल बदल को लेकर के और सदन में बहुमत साबित करने को लेकर के। तो दल बदल एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब राज्यों में राजनीतिक संकट पैदा होता है तो कौन कौन सी परिस्थितियां पैदा होती है, किस तरह का लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, कौन कौन से संवैधानिक उपचार हैं या व्यवस्था की गई है, और इसका ये कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। दरअसल ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जैसे मान लो कि कहीं का भी कोई सरकार है। जैसे आपको पता ही है कि आपके यहाँ 2 तरह की सरकार है, 3 तरह की सरकार है। एक सरकार यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट जिसको आप केंद्र की सरकार कहते हैं। बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, राज्य की सरकारें हैं। इस तरह से राज्य की सरकार या स्टेट गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। तो होता क्या है कि किसी भी सरकार में जब भी आप किसी सरकार की कल्पना करते हैं तो उस सरकार को संचालित करने के लिए या सरकार के कार्यों पर निगाह रखने के लिए सरकार का सभा स्थल या क्रीड़ा स्थल के रूप में सदन होता है। जैसे अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो पार्लियामेंट होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होता है। 1 मिनट के लिए ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? हाँ, ये कह रहे थे कि कहीं भी चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की बात हो तो वहां पे सरकार को चलाने के लिए सदन होता है जिसको हम लोग केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं। उसी तरह से राज्यों में होता है विधानसभा और विधान परिषद, आपको पता ही है। अब होता क्या है कि जब भी कोई स्टेट में जब सरकार बनता है तो चुन करके जो दल आता है, चाहे जितना भी दल है, उसमें से जिसका बहुमत होता है यानी निर्धारित संख्या जो विधानसभा की है उस राज्य में, मान लो किसी राज्य में 250 विधानसभा का सीट है। अब इस 250 विधानसभा सीट में अगर कोई भी दल, एक दल या एक से अधिक दल मिलजुल करके या प्री इलेक्शन अलायंस बना करके या आफ्टर इलेक्शन अलायंस बना करके अगर वो बहुमत ले आता है 126 ले आता है, देन वो अधिकारी हो जाता है सरकार बनाने का। ये तो आपको पता ही है कि मान लो 250 है तो अगर कोई व्यक्ति या कोई दल एक दल 126 सीट अगर ले आता है तो उसको बहुमत मिल जाता है। अब उसी बहुमत दल का नेता अपना मुख्यमंत्री चुनता है, यानी बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री के लिए राज्यपाल के पास अपना प्रस्ताव ले जाता है या भेजता है। अब समस्या यहां तक तो आपको फंडामेंटल पता है। सेम सिचुएशन यहां पर केंद्र की सरकार में भी होती है।
यहाँ पर भी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में जो बहुमत दल का नेता होता है, चाहे वो सिंगल पार्टी भी हो सकता है या एक से अधिक दलों के गठबंधन से बनी हुई दल भी हो सकती है या अलायंस भी हो सकता है, जो बहुमत लाएगा वो सरकार बनाएगा। अब समस्या यहीं से शुरू हो जाता है। अब यहां से समस्या जो शुरू होता है वो शुरू हो जाता है कि वर्तमान का जो राजनीतिक या पॉलिटिकल बार्गेनिंग का जो कल्चर डेवलप हो गया है, राजनीतिक सौदेबाजी का, ये राजनीतिक सौदेबाजी लोकतंत्र के लिए एक समस्या पैदा हो गया है। जिन पवित्र उद्देश्यों से इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह के पद्धति को अपनाया गया था, वो कहीं ना कहीं आज सवाल के घेरे में आ गया है। सवाल के घेरे में इसलिए आ गया है कि अगर कोई दल सिंगल पार्टी फुल मेजोरिटी से सरकार नहीं बना पाती है तो उसको कुछ शर्तों पर अलायंस बनाना पड़ता है या गठबंधन बनाना पड़ता है। किससे? तो कोई भी दूसरे दल से जो उसके सिद्धांतों से या शर्तों पे सहमत हो, वो मिल करके अपना सदन में बहुमत साबित करते हैं और बहुमत साबित करके सरकार बनाते हैं। और जिनका जिस दल का जितना ज्यादा शेयर होता है सदन में, वो उतना ज्यादा अपना बेनिफिट उठाते रहता है। अब होता क्या है कि कभी कभी सहयोगी दल, मान लो हम एक स्टेट विशेष की बात कर रहे हैं, जैसे ये केस महाराष्ट्र की है तो हम महाराष्ट्र को ही ले रहे हैं। अब महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये 4 दलों ने चुनाव जीता। और भी निर्दलीय आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, तो कुछ इंडिपेंडेंट भी रख लीजिए। इन लोगों ने निर्धारित जितना विधानसभा का सीट है वो सीट जीता। सबसे ज्यादा सीट जीता बीजेपी ने 106, लगभग 55 इन्होंने जीता, बाकी रेस्ट ये दल और ये दल ने जीता। अब चुनाव से पहला अलायंस हुआ था इनका कि हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और जितना सीट चाहिए, यानी कि हमको चाहिए, अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में टोटल कितने सीट हैं, कितने सीट चाहिए, तो पता चलेगा कि मेजोरिटी के लिए 145 सीट चाहिए। देखो महाराष्ट्र विधानसभा का कितना टोटल सीट है, महाराष्ट्र विधानसभा में टोटल कितना सीट है, आइडिया है आपको? कितना सीट है बताओ फटाफट। कितना सीट है? सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, कितना है? 289। यानी कि अगर कोई दल 145 ले आता है सीट तो वो सरकार बना सकता है। क्लियर है? यानी कि 144 लाएगा तो 288, 145 ले आएगा तो 289 से ज्यादा हो गया। अब सवाल यही उठता है कि अगर कोई दल इतना ले आता है 145 तो वो सरकार बना सकता है। अब चुनाव से पहले यही हुआ था, इन दोनों दलों ने मिल करके चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद इन दलों ने इतना लाया तो इनका आंकड़ा हो गया 161। आराम से ये दोनों मिलकर के सरकार बना सकते थे। लेकिन यहां पे पॉलिटिकल एम्बिशन या राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक अस्थिरता पैदा कर देता है। होता क्या है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जिन दलों का जितना सीट आता है उतना उनका महत्वाकांक्षा बढ़ता चला जाता है। अगर नैतिक आधार पर देखा जाए तो
सबसे ज्यादा या सबसे बड़े दल होने के नाते इसको अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए था या सरकार बनाना चाहिए था। कोई भी देख करके कहेगा भाई सबसे दुगना सीट आया है तो इनको मिलना चाहिए था। लेकिन शिवसेना क्या किया कि इनके जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अपने परिवार के पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों के साथ मिल करके अपनी सरकार बना ली। अब ये बेचारे हो गए साइड। तो ये जो एक कल्चर डेवलप हो गया है पॉलिटिक्स में, ये जनता के लिए अच्छा नहीं है। जनता ने चुनाव करते वक्त इनको इतना सीट इसलिए दिया था क्योंकि ये दोनों मिल करके आए थे। बाद में ये लोग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए किसी और के साथ गठजोड़ कर लिए। इससे यहां पर दो तरह की समस्याएं उभर करके आती है इस टॉपिक में, यानी कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग में या राजनीतिक सौदेबाजी में दो तरह की समस्याएं अक्सर उठ करके आती है। एक समस्या है एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल, जिसपे हम लोग कल चर्चा करेंगे। अक्सर इससे पीटी में और मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। और दूसरे, अगर सरकार बन गया है तो सरकार बनने के बाद कभी कभी क्या होता है कि बनने के उपरांत भी विपक्ष, मान लो इन लोगों ने अपने मिलकर के सरकार बना ली, इन तीनों ने, ए बी सी ने, अब ये विपक्ष में बैठा हुआ है, अपोजिशन है, ये रूलिंग पार्टी है। अब अपोजिशन क्या करता है कि इनके रूलिंग पार्टी के दल में सेंध मारने लगता है और मार करके उनके विधायकों को तोड़ करके अपना आंकड़ा इस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। और आप एक टर्म सुने होंगे, हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़े की खरीद बिक्री। तो यहां पे इनको घोड़ा मान लिया गया है कि ये रेस के घोड़ा है, इनको खरीदा जाए और खरीद करके अपने में मिला करके अपनी सरकार बनाई जाए। तो ये भारत की राजनीति या किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में जिसमें जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, उसके लिए यह हमेशा चुनौती बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्थिति पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। मान लो बीजेपी ने इन्होंने जो मिल करके सरकार बनाया, अब इनके सरकार बनाने के बाद इनके दल में ही सेंध लगा दे, इन तीनों के दल में सेंध लगा दे। वर्तमान में यही हुआ है। शिवसेना के जो 55 विधायक थे, इन 55 विधायकों में लगभग 35 विधायक बागी हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे क्योंकि आपका जो सैद्धांतिक आधिपत्य था या सैद्धांतिक अधिष्ठान था या आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी था, वो आपने बदल दिया है। किसके साथ? इन लोगों के साथ मिलकर के, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है ये इनसे बिल्कुल उल्टा है। ये अपने आप को सेकुलर कहते हैं और ये अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है। दूसरी ओर ये दोनों का मिला जुला है बीजेपी, सेकुलर भी कहती है और हिंदुत्व का पॉलिटिक्स भी करती है। तो इसलिए इनके कुछ, शिवसेना के कुछ विधायकों ने अपने महत्वाकांक्षा को तरजीह देते हुए, बढ़ावा देते हुए इस दल से बगावत कर दी और बगावत करके ये अपने राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में रहने आसरा ले लिए हैं, उन राज्य में जहां पे बीजेपी की सरकार है। अब यहां पे सरकार के लिए संकट हो गया। अब विपक्ष कह रही है कि आप साबित कीजिए कि आपके प्रति सदन की विश्वसनीयता है या आप सदन में विश्वास रखते हैं। तो यहां पे एक और टर्म आता है विश्वास मत या शक्ति परीक्षण। आप लोग पढ़े होंगे विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, हम लोग पहले किए थे। अब यहाँ पे सदन में इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि उनके पास उतना विधायक है जितना सरकार चलाने के लिए, बनाने के लिए चाहिए। तो अब अगर 35 विधायक बागी हो गए हैं तो स्वाभाविक है कि अब इनकी संख्या घट गई होगी, यानी 110 रह गई होगी। अब 110 विधायक लेकर के ये सरकार कैसे चला सकते हैं? ये तो माइनॉरिटी में चले आए, अल्पमत में चले आए, मेजोरिटी में रहे नहीं। तो इस सिचुएशन में यहां पर सदन में एक संवैधानिक उपाय किया गया है जिसको कहा गया है फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण। अब यही टॉपिक है आपके लिए।
क्या होता है फ्लोर टेस्ट, क्या होता है शक्ति परीक्षण, क्यों लाया जाता है, कहां पे लाया जाता है, इसका वैधानिक प्रक्रिया या पद्धति क्या है, कौन इसमें शामिल होता है, ये सारे अपने आप में सवाल हैं। ये आपके लिए मेंस के लिए भी सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील मुद्दा है, और पीटी के लिए भी मुद्दा है। कैसे पीटी के लिए जरूरी है और कैसे मेंस के लिए, हम इसको देखते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आया, सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है पॉलिटिक्स में, एक अनस्टेबिलिटी का दौर कैसे शुरू हो जाता है, कैसे अस्थिरता आ जाता है और स्थिति आ जाता है फ्लोर टेस्ट का। फ्लोर टेस्ट बस ऐसे समझ लो कि मान लो आप कुछ दोस्त लोग हो और मिल करके कोई काम कर रहे हो, और वहां पर आपकी संख्या ही निर्धारित करता है कि आप उस काम को कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे हम दो टीम है क्रिकेट खेलने के लिए, एक टीम अपोजिशन है, एक टीम हम है, तो हम काबिल है कि नहीं उस टीम में या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए, ये निर्भर करता है कि हमारे पास टीम में 11 सदस्य है कि नहीं। अगर नहीं है, हमने कहा कि हम भी टूर्नामेंट में भाग लेंगे, हमने सिक्योरिटी मनी या टोकन मनी जमा भी किया और टूर्नामेंट का हिस्सेदार बन गए, 10 टीम शामिल हो गई, उस 10 टीम में एक टीम हम भी हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर आप टीम में हैं, टीम है आपका, तो उसमें कम से कम 11 सदस्य चाहिए उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। लेकिन पता चला कि आप जब शामिल हुए या रजिस्टर्ड हुए उस टूर्नामेंट में, तो उस समय आपने 11 लोगों की संख्या दिखाई, लेकिन जब क्रिकेट खेलने का बारी आया तो पता चला कि आपके 5 प्लेयर भाग चुके हैं, आपके इन अंदरूनी कलह के वजह से या अविश्वास के वजह से। ऐसी स्थिति में आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपके पास 11 प्लेयर हैं कि नहीं, तभी आपको खेलने का मौका दिया जाएगा। सेम सिचुएशन यहां पर भी है। किसी भी सदन में, चाहे वो केंद्र की लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, अगर सरकार चलाना है तो आपको निर्धारित संख्या में सदस्य दिखाना होगा। विपक्ष उसी को तोड़ करके अपने में मिला लेता और सरकार चली आती है कटघरे में। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष क्या करेगा और पक्ष क्या करेगा। तो विपक्ष कहेगा ना भैया कि आपके जो विधायक थे वो तो मेरे पास हैं, आपके पास तो है नहीं, तो अब आप इस्तीफा दीजिए। तो इस्तीफा देने से पहले सदन हवा में तो नहीं कह देगा, या लोग अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष या राज्यपाल या राष्ट्रपति हवा में तो नहीं कह देंगे कि आप इस्तीफा दीजिए, दूसरे को सरकार बनाने का मौका दीजिए जिसके पास मेजोरिटी है। तो उसके लिए आपका शक्ति परीक्षण किया जाएगा, यानी फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। तो शक्ति परीक्षण कहाँ होगा? सदन में होगा। अब सवाल ये उठता है कि शक्ति परीक्षण करवाएगा कौन, शक्ति परीक्षण के लिए सदन को बुलाएगा कौन, ये सारे सवाल आपको समझ लेना चाहिए। तो फ्लोर टेस्ट यानी कि शक्ति परीक्षण वो स्थिति है या वो राजनीतिक संकट का घड़ी है जब सदन में, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सदन में चला रही सरकार अपने निर्धारित संख्या में सदस्यों को उपस्थिति नहीं बता पाती है या नहीं दिखा पाती है। ऐसी स्थिति में शक्ति परीक्षण करा करके ये देखा जाता है कि उसके साथ, उस दल के साथ उतने विधायक या उतने सांसद या उतने प्रतिनिधि हैं कि नहीं। तो इसके लिए क्या प्रोविजन है संविधान में। तो फ्लोर टेस्ट क्या है या शक्ति परीक्षण क्या है, ये आप लिख सकते हैं। शक्ति परीक्षण या फ्लोर टेस्ट बहुमत के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है। सदन में बहुमत के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जाता है। हो गया, लिख लिए। यह स्थिति विशेष करके गठबंधन की सरकार में
यह स्थिति विशेष करके गठबंधन यानी अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार में देखने को मिलता है। जब सदन में अस्पष्ट बहुमत के अभाव में, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या होता है शक्ति परीक्षण या फ्लोर टेस्ट, तो फ्लोर टेस्ट का पृष्ठभूमि कैसे तैयार होता है आपको पूरा पता चल चुका है। क्यों नौबत आता है फ्लोर टेस्ट करने का, क्या होता है फ्लोर टेस्ट। तो जब सदन में अस्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने के लिए एक से अधिक दलों के द्वारा दावा किया जाने लगे, जब सदन में अस्पष्ट बहुमत के अभाव में सरकार बनाने के लिए एक से अधिक दलों द्वारा दावा किया जाने लगे, तब यह स्थिति पैदा होता है, तब यह स्थिति पैदा होता है। ऐसी स्थिति में सदन में उपस्थित ऐसी स्थिति में सदन में उपस्थित सदस्यों के मतदान के द्वारा निर्धारित होता है कि वर्तमान की सरकार के साथ बहुमत सदस्यों की है या नहीं। सदस्यों के पास विकल्प होता है कि सदस्यों के पास विकल्प होता है कि वो सदन में अनुपस्थित रहे या मतदान नहीं करें, वो सदन में अनुपस्थित रहे या मतदान नहीं करें। ऐसी स्थिति में जितने सदस्य मतदान करते हैं उसी के आधार पर निर्धारित होता है कि सरकार अल्पमत में है कि पूर्णमत में, बहुमत में है। अब इसको ऐसे समझ लो, मान लो 145 मेंबर हैं, 145 सदस्य हैं सरकार के। पता चला कि इसमें से 145 में से 35 इनके साथ नहीं है, तो कितने सदस्य होंगे? तो पता चला 110। अब ये 110 इनको वोट दिए सदन में जब शक्ति परीक्षण किया गया, 35 या तो अनुपस्थित रहे या इनके खिलाफ वोट दिए, इनको वोट ही नहीं दिए, तो स्वाभाविक है कि ये सरकार शक्ति परीक्षण में फेल कर गई। और ये जहां पे जैसे ही शक्ति परीक्षण में फेल करेगी ये सरकार गिर जाएगी, क्योंकि बहुमत के लिए निर्धारित संख्या इनके पास है ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास स्वविवेक की शक्ति है कि भाई जो दल 145 का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा है उसको सरकार बनाने के लिए मौका दिया जाए। ऐसा होगा बिल्कुल। तो ये स्थिति अभी महाराष्ट्र की सरकार में है। अब इसका टेक्निकलिटी क्या है? सवाल ये उठता है कि शक्ति परीक्षण, मान लो कि हमारे दल के कुछ विधायक या दूसरे दल से मिल चुके हैं, सदन का सत्र चल नहीं रहा है, तो शक्ति परीक्षण कब होगा? क्या सरकार इसी तरह से चलेगी असमंजस में, डायलेमा में,
जब आपके दल के नेता या विधायक छोड़ चुके हैं आपको, ऐसी स्थिति में क्या ऑप्शन है, ये भी सवाल उठने लगता है। तो इसके लिए ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे शक्ति परीक्षण में अगर कराइए, शक्ति परीक्षण कराइए, तो शक्ति परीक्षण के लिए बुलाएगा कौन? तो यहाँ पे 2 लोगों के पास शक्ति है शक्ति परीक्षण के लिए सदन को बुलाने का। शक्ति परीक्षण या फ्लोर टेस्ट का सिचुएशन जब क्रिएट होगा तो यहाँ पे 2 लोग जिम्मेवार हैं ये परीक्षण कराने के लिए। पहला राज्यपाल या गवर्नर और दूसरा अध्यक्ष, सदन के अध्यक्ष। इन्हीं दोनों लोगों पर जिम्मेवारी है कि ये सदन को बुलाएं। अगर सेशन में नहीं हो, विधानसभा अगर सेशन में नहीं हो, विधानसभा नहीं चल रहा हो, तो सदन को बुलाएं बैठक के लिए। या तो ये बुलाएं या तो ये बुलाएं, और बुला करके यहाँ पर शक्ति परीक्षण कराएं। सत्ताधारी दल से या रूलिंग से या सरकार से कहें कि भाई आप अपना प्रूफ कीजिए कि आपके पास इतना विधायक हैं। यही होगा ना ऑप्शन। 1 मिनट रुक जाओ। अब आपका संवैधानिक प्रावधान क्या है? संवैधानिक प्रावधान आपको देखना होगा। तो संवैधानिक प्रावधान यहाँ पे आपको पता ही है कि संविधान के अनुच्छेद 163 में 163 आर्टिकल 163 ये कहता है कि अगर जैसे 163 में राज्यपाल का या गवर्नर का कुछ विवेकाधीन शक्ति दी गई है, लेकिन शर्त ये रखा गया है कि विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग जब राज्यपाल करेगा तो मंत्री परिषद के सलाह पर करेगा। अब आर्टिकल 163 ये कहता है कि जब सदन का सत्र चल रहा हो, अगर सेशन चल रहा हो, तो वैसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट करने के लिए कह सकता है अध्यक्ष। यानी कि अगर सेशन चल रहा है तो उस समय राज्यपाल फ्लोर टेस्ट करने के लिए नहीं कहेगा, और ये अध्यक्ष जो है विधानसभा का अध्यक्ष, वो सत्तारूढ़ सरकार से कहेगी, जो कटघरे में आ गई है, उसको कहेगी कि भैया यहाँ पे आकर के अपनी संख्या दिखाइए कि आपके पास 145 है। और अगर सेशन में नहीं चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास ऑप्शन है कि वो कहे कि सरकार, जो रूलिंग सरकार है, वो आए और सदन में आकर के अपना संख्या सिद्ध करे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि आर्टिकल 174 में स्पष्ट रूप से राज्यपाल को राज्यसभा को बुलाने, उसको भंग, राज्यसभा कर रहे हैं, राज्यपाल को विधानसभा को बुलाने, उसको भंग करने और सत्रावसान करने का तीनों शक्ति दिया गया है। यानी ये सदन को बुला भी सकता है, भंग भी कर सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है, यानी कि सेशन खत्म भी कर सकता है। ये तीनों काम राज्यसभा के, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर इसकी शक्ति इतनी ब्रॉड दी गई है, लेकिन ये उस स्थिति में नहीं कर सकता है, सदन को नहीं बुला सकता है जब सदन चल रहा हो। ये उस, मान लो कि जो रेगुलर सेशन है, तो सेशन जब शुरू होने वाला है तो उस समय ये सदन बुला सकता है। मान लो अल्पमत में आ गई है सरकार, तो सदन को भंग कर सकता है। सेशन चल रहा हो तो लास्ट में सेशन का जब टाइम ओवर हो जाए तो सेशन को खत्म कर सकता है। ये 3 काम करता है। लेकिन ये विकट स्थिति है जब ना तो सदन भंग है और ना तो अभी सदन को बुलाना है, और ना तो सत्रावसान हो चुका है। अब इन 3 परिस्थितियों से अलग एक विकट परिस्थिति समकालीन चुनौतियों से पैदा हो गया है, यानी कि वर्तमान राजनीतिक संकट से पैदा हो गया। ऐसी स्थिति में अब विपक्षी जो या अपोजिशन है, जिसके पास संख्या होने का या बहुमत होने का दावा कर रहा है, वो इसके पास जाएगा बुलाने के लिए कि सदन बुलाइए, या इसके पास जाएगा।
तो स्वाभाविक है कि विपक्ष यानी अपोजिशन इसके पास जाएगा कि आप सदन बुलाइए और बुला करके वहां कहिए वो अपना प्रूफ करेंगे। जब वो प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनके दल के बहुत सारे विधायक टूट करके अलग हो गए हैं। अब टूट करके जब दल अलग हो जाता है तो वहां पे एक और समस्या खड़ा हो जाता है। मान लो किसी पार्टी से चुनाव आप खड़े हुए, ए बी सी डी, कोई भी पार्टी है, ए बी सी डी, किसी भी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद आप क्या किए कि आप इस दल से अलग हो गए। ऐसी स्थिति में आपको ऊपर दल बदल का आरोप लग सकता है, लेकिन दल बदल का आरोप भी एक सीमा के बाद रुक जाता है। जब अगर पार्टी के 2/3 सदस्य यानी लगभग 66% सदस्य अलग हो जाए सामूहिक रूप से, ऐसी स्थिति में दल बदल कानून भी या नहीं लगेगा आपके ऊपर। न तो आपकी सदस्यता छीनी जाएगी और न तो कोई सदनीय कार्यवाही आपके खिलाफ की जाएगी। तो वर्तमान में महाराष्ट्र में यही हो गया है, 2/3 सदस्य ही शिवसेना को छोड़ करके अलग हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अब दल बदल भी नहीं लग सकता है। नहीं तो पार्टी चाहती शिवसेना तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती थी, उनकी सदस्यता रद्द करवा सकती थी, लेकिन 2/3 सदस्यों के अलग हो जाने से और बीजेपी के साथ मिल जाने से अब ये पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। अब दूसरी ओर एक और समस्या शुरू हो गया है। समस्या ये है कि ये जो 2/3 लोग हैं ये अब पार्टी पर अपना दावा ठोक सकते हैं, या ये अपना एक सेपरेट पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन उसी पार्टी के तर्ज पर। हालांकि राजनीतिक तो स्वतंत्र राजनीतिक दल प्राप्त करने के लिए, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय राजनीतिक दल के दर्जा प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया है, और उधर अभी हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग टॉपिक है, शायद हम लोग कर भी चुके हैं उसमें। तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये एक पॉलिटिकल क्राइसिस सामने आ जाता है, और इसका समाधान सिर्फ यही है, फ्लोर टेस्ट। जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फ्लोर टेस्ट करने के लिए इनके पास अभी और इनके पास राइट है, यही सदन को बुलाएंगे और बुला करके कहेंगे कि भैया फलना तारीख को आइए, सभी मेंबर अपना ये कीजिए, विशेष करके सरकार के पक्ष आप आकर के साबित कीजिए कि आपके साथ इतने विधायक हैं। सरकार के विरोधी 35 निकल चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि माइनॉरिटी में आए गए हैं, 130 ही इनके पास होगा। तो 130 जैसे ही वहां पे दिखाएंगे कि मेरे पास 130 ही है, 110 ही है, तो इनकी सरकार गिर जाएगी। जैसे ही सरकार गिरेगी क्या होगा, अब विपक्षी को अवसर दिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा, अगर विपक्ष ये दावा करता है कि मेरे पास इतनी संख्या है। ठीक है, इसमें एक केस आया था, इस केस को भी याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ये है 163, 174। इसी तरह से 175(2) भी ये कहता है, आर्टिकल 175(2) ये कहता है कि राज्यपाल सदन का सत्र आहूत कर सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है। यानी कि यह फ्लोर टेस्ट का बुलाने का अधिकार 175(2) में दिया गया है। अब इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पेचीदगी में क्या कहा है। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 आर्टिकल याद रखना है, 174, 163 और 175(2). 175(2) स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्यपाल सदन को बुला सकता है फ्लोर टेस्ट कराने के लिए। तो जब भी आप इस आंसर का राइटिंग करेंगे तो आप इस बात का जिक्र करेंगे। अब इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का 174, जिसमें राज्यपाल को, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को राइट है सदन को बुलाना, भंग करना और सत्रावसान करना। आर्टिकल 163 में सदन के अध्यक्ष को और राज्यपाल दोनों को यह अधिकार दिया गया है कि वो बुला सकता है। और आर्टिकल 163 में ही विवेकाधीन शक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल अगर कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो जाए तो स्वविवेक से काम लेगा, अन्यथा वो मंत्री परिषद के सलाह पर काम करेगा। तो यहाँ पे
जब ये क्राइसिस हो जाएगा, जब सरकार या मंत्री परिषद ही कटघरे में आ जाए, तो यहाँ पर राज्यपाल को अपने स्वविवेक से काम करना पड़ेगा। स्वविवेक से काम करने का मतलब ये है कि अब वो वेट करेगा, वॉच करेगा कि कौन सी पार्टी हमारे पास मेजोरिटी की सरकार लेकर के बनाने का दावा करेगी, या कौन सी पार्टी संख्या बल दिखाएगी कि हमारे पास इतना संख्या है। तो जो दिखाएगी उसको ऑफर किया जाएगा कि आइए आप सिद्ध कीजिए। तो वो अपना एक लिस्ट बना करके लाएगा सारे विधायकों का विद सिग्नेचर, देखिए भैया हमारे पास 145 विधायक हैं। तो जैसे ही राज्यपाल को ये राज्यपाल इसको देख करके आश्वस्त हो जाएंगे, तो कहेंगे कि भैया आकर के आप शपथ लीजिए उस दल के नेता को। तो यहां पर इनकी विवेक शक्ति काम आती है, क्योंकि ये सत्ता में नहीं है, ये अल्पमत में हो गए हैं, सिद्ध नहीं कर पाए। अगर ये सत्ता में होते, सरकार बहुमत होता, ऐसी स्थिति में राज्यपाल का विवेक का कोई जरूरत ही नहीं था। विवेक से वो कुछ नहीं कर सकते, करेंगे वही जो मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री जो कहेंगे। क्लियर है? अब इसी केस में यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? तो आर्टिकल 3 याद रखिए, 174, 175(2) और 163। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है? वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का एक केस आया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, केस का नाम बता देते हैं। केस का नाम है नवाब रेबिया बनाम विधानसभा उपाध्यक्ष। नवाब रेबिया बनाम वर्सेस उपाध्यक्ष। नवाब रेबिया बनाम उपाध्यक्ष केस था वर्ष 2016 का। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सदन को बुलाने की शक्ति सिर्फ राज्यपाल में निहित नहीं है। जैसे 174 में देखें हम लोग कि सदन को बुलाना है, भंग करना है और सत्रावसान करना है। तो इन्होंने क्लियर किया कि सदन को बुलाने की शक्ति सिर्फ राज्यपाल में निहित नहीं है, और इसका उपयोग अगर वो बुलाता भी है तो इसका उपयोग वो मंत्री परिषद की सहायता एवं सलाह से ही करेगा, न कि अपने विवेक पर। क्लियर कर दिया गया कि राज्यपाल अपने मन से नहीं करेगा कि हमको सदन आ जाइए आप लोग, सदन का बैठक करना है। सदन को अगर बुलाना भी है तो मंत्री परिषद कहेगा तभी ये सदन बुला सकता है। यानी कि 174 में जो राइट दिया गया है वो पूरी तरह से सॉलिड राइट नहीं है गवर्नर का। वो मंत्री परिषद कहेगा कि आप सदन को बुलाइए, तभी बुला सकते हैं। ठीक है? और उसने तर्क दिया कि राज्यपाल कोई गवर्नर नहीं है या कोई अधिशासी प्राधिकारी नहीं है, यानी कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है गवर्नर। लोकतंत्र में एब्सोल्यूट पावर वही उसी के पास होता है जो चुन करके आता है। नॉमिनेटेड लोगों के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा चरित्र है। अब राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, ये दोनों के दोनों, राष्ट्रपति तो खैर चुने जाते हैं, लेकिन राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल को नॉमिनेटेड किया जाता है, नामित किया जाता है। किसके द्वारा? केंद्र की सरकार के द्वारा, थ्रू प्रेसिडेंट। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि राज्यपाल कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं रखते हैं, इसीलिए सदन को बुलाने का निरपेक्ष अधिकार उनके पास नहीं है। वो तभी बुला सकते हैं जब मंत्री परिषद कहे। अब यहां पे एक और विकट स्थिति पैदा हो गया। अभी की संदर्भ में अगर देखें तो वर्तमान की सरकार बाहर से अल्पमत में दिख रही है। राज्यपाल को चाहिए था तुरंत कि भैया चलो आओ तुम लोग प्रूफ करो। अब यहाँ पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का यह है कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप कभी भी सदन को बुला सकते हैं।
कौन बुला सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष यानी विधानसभा के अध्यक्ष ही बुला सकते हैं। अब एक नया विडंबना पैदा हो गया है कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आपके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि आप सदन के बुला सकते हैं, आप मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही बुलाइए। दूसरी ओर स्थिति ऐसा पैदा हो गया है कि दल ही टूट करके या दल के बागी विधायक दूसरे दल से मिल चुके हैं, तो कौन बुलाएगा सदन पर सिद्ध करने के लिए? तो इन्होंने कहा कि ये अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। क्लियर है? लेकिन वर्ष 2020 में एक और केस आया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वर्सेस स्पीकर। वर्ष 2020 में एक और केस आया। केस का नाम था शिवराज सिंह चौहान। ये केस का नाम भी याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी में आजकल पीसीएस में भी केस का नाम पूछने लगा कि ये डिसीजन किस केस में आया था। तो शिवराज सिंह चौहान वर्सेस विधानसभा अध्यक्ष एक और केस आ गया। आपको पता ही है कि इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार थी उसको रिप्लेस करके बीजेपी की सरकार को लाया गया। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब, लिखते भी चलो, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब प्रथम दृष्टया, जैसा अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में है, लग रहा है कि उनके विधायक बागी हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसिया अगर ये लगे कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, तो सदन को बुलाने का अधिकार अध्यक्ष को है और रहेगा। और इस निर्णय में राज्यपाल की शक्ति को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्यपाल को भी फ्लोर टेस्ट का आदेश देने के लिए, राज्यपाल को भी फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है या नहीं किया जाएगा। फ्लोर टेस्ट के लिए फ्लोर टेस्ट